नमस्कार दोस्तों, हमारी नई पहल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टेप ऑफ सी प्रोग्राम। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था प्रोग्रामिंग रूल और अब पढ़ेंगे हम इसकी स्टेप। कौन कौन सी स्टेप होती हैं जिससे हम सी प्रोग्राम में काम में लेते हैं। पहली स्टेप होती है हमारी एडिटिंग फेस, जिसे हम एडिटर बोलते हैं। दूसरी स्टेप है हमारी प्री प्रोसेसिंग, जिसे हम प्री प्रोसेसर कहते हैं। और फिर आती है कंपाइलिंग, ये कंपाइलर के द्वारा, लिंकिंग लिंकर के द्वारा, लोडिंग लोडर के द्वारा, और फिर है हमारी एग्जीक्यूटिंग, ये करता है सीपीयू या ओएस के द्वारा। इनको विस्तार से पढ़ते हैं। सी प्रोग्राम को कंप्यूटर के द्वारा 6 स्टेप में चलाया जाता है। मतलब सी जो प्रोग्राम है उसको कंप्यूटर के द्वारा 6 स्टेप में चलाया जाता है। पहली स्टेप है हमारी एडिटिंग फेस या एडिटिंग स्टेप, प्रोग्राम बनाने वाला फेस। ये स्टार्ट में जो प्रोग्राम बनाते हैं वो फेस है। एडिटर ब्लू स्क्रीन, जब हम स्टार्ट में इसको बनाते हैं तो हमारे सामने ब्लू स्क्रीन आती है। इस फेस में प्रोग्राम को एक फाइल में बनाया जाता है जिसे सी से सेव किया जाता है। मतलब इस फेस में प्रोग्राम को एक फाइल में बनाया जाता है और उस फाइल को .c से सेव किया जाता है। ये है हमारी पहली एडिटिंग फेस या स्टेप। दूसरी हमारी प्री प्रोसेसिंग फेस। इस फेस में प्री प्रोसेसिंग हैश की सहायता से अपने कमांड पहचानता है। हैश को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ऑपरेटर कहा जाता है। हैश है उसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ऑपरेटर कहा जाता है। और हैश इंक्लूड stdio.h एक प्री प्रोसेसर कमांड है। इस कमांड में प्री प्रोसेसर इंक्लूड फोल्डर में stdio.h फाइल के कोड को सी में ऐड करता है और इस फाइल को .i एक्सटेंशन से सेव करता है। मतलब जो हमारी ये stdio.h कमांड है, इस कमांड में प्री प्रोसेसर इंक्लूड फोल्डर में stdio.h फाइल के कोड को सी में ऐड करता है और इस फाइल को .i एक्सटेंशन से सेव करता है। इसमें आती है हमारी हेडर फाइल। प्री डिफाइंड हेडर फाइल stdio.h, ये हमारी प्री डिफाइंड हेडर फाइल होती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं हेडर फाइल। एक होती है प्री डिफाइंड, दूसरी यूज़र डिफाइंड। प्री डिफाइंड ये पहले से प्री डिफाइंड होती हैं, मतलब पहले से ही फिक्स होती हैं। और यूज़र डिफाइंड होती हैं, वो हम बना सकते हैं। जैसे प्री डिफाइंड में हमारे पास है stdio.h और यूज़र डिफाइंड जैसे उत्कर्ष.h। अब है हमारा हैश इंक्लूड। ये है हमारी प्री डिफाइंड हेडर फाइल के लिए यूज़ करते हैं और ये जो कॉमा ऊपर लगाते हैं ये हमारी यूज़र डिफाइंड फाइल के लिए यूज़ करते हैं। बस इतना सा याद रखना है कि ये जो ब्रेक दे रखे हैं तीरनुमा, ये कहलाते हैं प्री डिफाइंड हेडर फाइल, इनके लिए यूज होते हैं। और ये कॉमा टाइप दे रखी हैं ऊपर वाली, ये यूज़र डिफाइंड फाइल के लिए यूज की जाती हैं। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब तीसरी है हमारी कंपाइलिंग फेस। इस फेस में कंपाइलर .i फाइल ट्रांसलेट करके एक इंटरमीडिएट फाइल बनाता है जिसे ऑब्जेक्ट कोड कहा जाता है। ये बात समझने वाली है दोस्तों कि कंपाइलर फेस में, इस फेस में कंपाइलर .i फाइल ट्रांसलेट करके एक इंटरमीडिएट फाइल बनाता है जिसे हम ऑब्जेक्ट कोड कहा जाता है। ऑब्जेक्ट कोड फाइल का एक्सटेंशन .obj होता है, ये याद रखना।
डॉट ओबीजे फाइल की वजह से सी पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनती है। यह कंप्यूटर के हर प्रकार पर चलती है, इसीलिए ऑब्जेक्ट फाइल बनाई जाती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट फाइल की वजह से सी पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनती है। बस इन बात को आप याद रखना, ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है हमें। बस ऊपर वाले जो कंपलसरी है ना, उनको तो ज़रूर याद रखना है हमें। चौथा आता है हमारा लिंकिंग फेस। इस फेस में लिंकर डॉट ऑब्जेक्ट फाइल को मशीन के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट फाइल में बदलता है, या एग्जीक्यूट बोलें या चलने वाली फाइल में बदलता है, जिसका एक्सटेंशन .exe होगा। मतलब इस फेस में लिंकर डॉट ऑब्जेक्ट फाइल को, जो हमने ऊपर ऑब्जेक्ट फाइल बन रही थी, उसको लिंकर मशीन के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटेबल फाइल में बदल देता है, और जिसका एक्सटेंशन कोड .exe होता है। फिर आती है हमारी पांचवी फेस, लोडिंग फेस। इस फेस में लोडर एग्जीक्यूटेबल फाइल को रैम में लोड करता है। जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है उसमें उसको लोडर रैम में लोड कर देता है। बस इतना ही काम है लोडर का। फिर आती है लास्ट हमारी 6 नंबर, एग्जीक्यूटिंग फेस। ये ओएस या सीपीयू .exe फाइल को चलाता है, ये इसकी लास्ट फेस है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम में, या बोलें सी प्रोग्राम को कंप्यूटर के द्वारा 6 स्टेप में चलाया जाता है। पहली थी हमारी एडिटिंग फेस, दूसरी थी प्री प्रोसेसिंग फेस, तीसरी थी हमारी कंपाइलिंग फेस, चौथी थी लिंकिंग फेस, पांचवी थी लोडर फेस, और छठी थी हमारी एग्जीक्यूटिंग फेस। इन 6 फेस के द्वारा सी प्रोग्राम कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं हम सी लैंग्वेज की। लेक्सिकल इन सी, मतलब इंग्लिश जो ग्रामर होती है, या बोले इंग्लिश लैंग्वेज और सी लैंग्वेज में फ़र्क क्या है, क्योंकि हमने सी लैंग्वेज को देखा नहीं है और इंग्लिश लैंग्वेज को हमने पढ़ रखा है। तो इसको समझने के लिए ये आसानी होगी कि जिस हिसाब से इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट सिंबल आते हैं, उसी प्रकार से सी लैंग्वेज में उनको क्या बोला जाता है। चलो समझते हैं इनको। पहला होता है हमारा अल्फ़ाबेट्स और सिंबल। इंग्लिश ग्रामर में होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट्स और सिंबल, लेकिन सी लैंग्वेज में उन्हीं अल्फ़ाबेट और सिंबल को करैक्टर सेट कहते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट्स हमारे होते हैं 52, नंबर होते हैं 10, सिंबल होते हैं हमारे जैसे हैश, कोमा, प्लस, माइनस, ये टोटल सिंबल हैं। तो इसको हम करैक्टर सेट बोलते हैं। जो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट और सिंबल थे उनको हम करैक्टर सेट बोलते हैं, क्योंकि करैक्टर सेट में ये तीनों आते हैं, अल्फ़ाबेट्स, नंबर और सिंबल। इन तीनों से मिलकर करैक्टर सेट बनता है। ओल्ड वर्जन सी में 128 मतलब 2 की पावर 7 करैक्टर थे, और अभी हैं वो 256 करैक्टर हैं। जो नया वर्जन सी का है उसमें 256, बोले तो 2 की पावर 8 करैक्टर होते हैं। अब आता है इंग्लिश में हमारे उसके बाद में वर्ड किसे कहते हैं? सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट के समूह को वर्ड कहते हैं। उसी प्रकार सी लैंग्वेज में टोकन बोलते हैं वर्ड को, सेट ऑफ करैक्टर को टोकन बोलते हैं। यहाँ था हमारा वर्ड, और हमारे सी में उसी वर्ड को बोलते हैं टोकन, सेट ऑफ करैक्टर्स। जैसे वॉइड, मैन, प्रिंटफ, ये सब सेट ऑफ करैक्टर हैं। आगे आता है हमारा इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस को सेट ऑफ वर्ड्स बोलते हैं। वर्ड के समूह को सेंटेंस कहते हैं, और ये मीनिंगफुल होते हैं। सेंटेंस से, किसी भी सेंटेंस से हम कोई ना कोई मीनिंग जरूर निकलता है, और प्रत्येक सेंटेंस फुल स्टॉप पर ख़त्म होता है। जहाँ पे फुल स्टॉप लगा हो इंग्लिश में, वहाँ वो सेंटेंस ख़त्म हो जाता है, मतलब वहीं तक उसका हम अर्थ निकालते हैं। और सी लैंग्वेज में स्टेटमेंट बोलते हैं इसे,
यहाँ हम सेंटेंस बोलते हैं और सी लैंग्वेज में उसी प्रक्रिया को स्टेटमेंट कहा जाता है। सेट ऑफ टोकन्स, टोकन के समूह को हम स्टेटमेंट कहते हैं और इसमें मीनिंगफुल ये है सिमेंटिक्स कहा जाता है। मतलब स्टेटमेंट को हम सिमेंटिक्स भी बोलते हैं और जो मीनिंगफुल कुछ न कुछ उस मतलब जो हमारा सेट ऑफ वर्ड था यहाँ पे, वो सेट ऑफ टोकन है ना, उसका कोई ना कोई मीनिंग या अर्थ जरूर निकलता है, उसे हम सेमेंटिक्स बोलते हैं। और जहाँ अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में फुल स्टॉप से वाक्य ख़त्म होता था, तो यहाँ पे डॉट स्लैश का यूज स्टेटमेंट को फिनिश करने के लिए होता है। पैराग्राफ सेट ऑफ सेंटेंस, मतलब पैराग्राफ सेट ऑफ सेंटेंस, सेट के सेंटेंस के समूह को पैराग्राफ कहा जाता है। और इसी प्रकार सी लैंग्वेज में पैराग्राफ को फंक्शन बोलते हैं। सेट ऑफ स्टेटमेंट को हम फंक्शन कहते हैं। जो ऊपर हमारा स्टेटमेंट आया था उनके समूह को हम फंक्शन कहते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट इंग्लिश में 5 नंबर पैराग्राफ, मतलब सेट से चैप्टर होता है। पैराग्राफ्स क्या होता है? पैराग्राफ के सेट को हम चैप्टर कहते हैं। मतलब पैराग्राफ से आगे बढ़ेंगे तो वो हमारा चैप्टर बन जाएगा 5 नंबर। और इसमें फंक्शन से हम आगे बढ़ेंगे, मतलब सेट ऑफ फंक्शन को हम फाइल बोलते हैं और सेट ऑफ पैराग्राफ को हम चैप्टर कहते हैं। फिर आता है हमारा इंग्लिश ग्रामर में बुक या सब्जेक्ट। ये क्या आता है? सेट ऑफ पैराग्राफ्स, पैराग्राफ्स के समूह को हम एक बुक के रूप में या एक सब्जेक्ट के रूप में रखते हैं। और वैसे ही सी लैंग्वेज में हम प्रोग्राम या प्रोजेक्ट कहते हैं। सेट ऑफ फाइल्स, मतलब फाइल के समूह को हम प्रोग्राम और प्रोजेक्ट कहते हैं। और यही हमारा लास्ट था, मतलब प्रोग्राम। हमें क्या चाहिए? सी लैंग्वेज में हम क्या करते हैं? हम प्रोग्राम बनाते हैं या एक प्रेजेंटेशन देते हैं, तो वो प्रोग्राम इस प्रकार बनता है। ये था हमारी सी लैंग्वेज को समझने का एक आसान तरीका। जिस प्रकार हम इंग्लिश में वर्डों का यूज लेते हैं, उसी प्रकार हम सी लैंग्वेज में इनका यूज लेते हैं। बस नाम का फ़र्क है और कुछ नहीं है। बस समझना इंग्लिश और सी लैंग्वेज को दोनों साथ साथ में है। तो अब हमारा इसमें एक नया आया था टोकन। टोकन क्या है? तो इसके बारे में जानेंगे हम। यह है टोकन। टोकन बोलते हैं सेट ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर के समूह को हम टोकन बोलते हैं। ये अनब्रेकेबल होते हैं, इन्हें हम तोड़ नहीं सकते। अब इसके 5 टाइप होते हैं। टोकन के 5 टाइप हैं। पहला है कीवर्ड, दूसरा है आइडेंटिफायर, तीसरा है पंक्चुएटर जिसे हम पंक्चुएशन बोलते हैं या करेक्टर, पंक्चुएशन करेक्टर। चौथा है हमारा वाइट स्पेस और पांचवा है लिटरल। इन सब में लिटरल सबसे इम्पोर्टेंट होगा और वाइट स्पेस क्या होता है वो भी इम्पोर्टेंट है। पहला पढ़ते हैं हम कीवर्ड। कीवर्ड क्या है? मतलब टोकन में कीवर्ड क्या होता है? ऐसे टोकन जिनका कोई मीनिंग होता है और कीवर्ड की मीनिंग को नहीं बदला जा सकता, इसलिए इसे रिजर्व वर्ड कहते हैं। कीवर्ड हमेशा प्री डिफाइंड टोकन होते हैं और 32 कीवर्ड वाइट हैं। वाइट हैं वो 32 कीवर्ड हैं। कीवर्ड हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, जैसे वॉइड, इंट एटसेट्रा। कीवर्ड किसी का नाम नहीं हो सकता, ये इम्पोर्टेंट है। कीवर्ड है वो किसी का नाम नहीं हो सकता। कीवर्ड में हमेशा स्मॉल लेटर काम में लिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल वॉइड, इंट एटसेट्रा। और टोकन जिसका कोई मीनिंग होता हो, ऐसे टोकन जिनका कोई मीनिंग होता हो कीवर्ड कहलाते हैं। कीवर्ड की मीनिंग को नहीं बदला जा सकता, ये फिक्स है, इसलिए इसे हम
रिजर्व्ड कहते हैं। दूसरा आता है हमारा आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मतलब नाम। आइडेंटिफायर की मीनिंग नहीं होती, यह हमेशा नाम होता है, जैसे फंक्शन, वेरिएबल। मतलब आइडेंटिफायर की मीनिंग नहीं होती और यह हमेशा नाम होता है, फंक्शन, वेरिएबल। आइडेंटिफायर स्मॉल और कैपिटल लेटर में हो सकते हैं, और इससे पहले वाला सिर्फ स्मॉल लेटर में था, और आइडेंटिफायर हमारे स्मॉल और कैपिटल दोनों में हो सकते हैं। जैसे टर्बो ग्रीन कलर में। मीनिंग रूल्स, इसके कुछ रूल्स हैं, उनको पढ़ते हैं हम। कोई भी आइडेंटिफायर नाम या 3 चीज़ों से मिलकर बना जा सकता है। पहला है अल्फ़ाबेट, दूसरा है नंबर, तीसरा है अंडरस्कोर। इन 3 चीज़ों से आइडेंटिफायर मिलकर बन सकता है। फिर आता है किसी भी आइडेंटिफायर की शुरुआत नंबर से नहीं हो सकती। इसको ध्यान रखना भैया, किसी भी आइडेंटिफायर की शुरुआत नंबर से नहीं हो सकती। तीसरा है हमारा प्लीज वो आइडेंटिफायर नहीं लेने चाहिए जिनकी शुरुआत अंडरस्कोर से होती है। हो सकती है लेकिन इनको लेना नहीं चाहिए, ये एक रिक्वेस्ट है। फिर है तीसरा हमारा कंपाइलर द्वारा बनाए गए आइडेंटिफायर की शुरुआत अंडरस्कोर से होती है। मतलब कंपाइलर द्वारा बनाए गए जो आइडेंटिफायर है उनकी शुरुआत अंडरस्कोर से होती है। चौथा है हमारा आइडेंटिफायर के बीच या मध्य स्पेस अलाउड नहीं है। जो आइडेंटिफायर होते हैं उनके बीच में स्पेस नहीं दे सकते। आइडेंटिफायर की लेंथ, लंबाई 31 कैरेक्टर हो सकती है। यह ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि आइडेंटिफायर की लेंथ कितने कैरेक्टर होती है या हो सकती है, तो यह है हमारी 31 कैरेक्टर, 31। फिर आता है 3 नंबर हमारा पंक्चुएटर या बोले पंक्चुएशन कैरेक्टर। पंक्चुएटर एक तरह के सिंबल होते हैं जिनकी एक स्पेसिफाई मीनिंग होती है, इन्हें हम पंक्चुएटर बोलते हैं। पंक्चुएटर कौन से? जो एक पर्टिकुलर सिंबल होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, ये ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, ये सब सिंबल्स हैं और इनको हम पंक्चुएटर कहते हैं। इनका एक स्पेसिफायर मीनिंग होता है, हम चेंज नहीं कर सकते इनमें। ये है हमारे पंक्चुएटर। अगला है हमारा 4 नंबर वाइट स्पेस। वाइट स्पेस ये प्रोग्राम में दी गई एक्स्ट्रा स्पेस होती है जिनको कंपाइलर इग्नोर करता है। जो हम एक्स्ट्रा स्पेस देते हैं ना, वो कंपाइलर इनको इग्नोर कर देता है और वाइट स्पेस से प्रोग्राम की पढ़ने की क्षमता बढ़ती है। वाइट स्पेस होता है उनसे प्रोग्राम की क्षमता बढ़ती है, मतलब पढ़ने की क्षमता बहुत ही अच्छी हो जाती है। कंपाइलर इग्नोर कर देता है एक्स्ट्रा वाइट स्पेस होता है तो, मतलब कंपाइलर जो वाइट स्पेस होता है उनको प्रॉपर रूप से मैनेज रखता है और जो एक्स्ट्रा होता है उनको इग्नोर कर देता है। वाइट स्पेस से प्रोग्राम की पढ़ने की क्षमता बढ़ती है, तो इसको भी आप ध्यान रखना। फिर आता है हमारा लिटरल, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। लिटरल वैल्यू कांस्टेंट भी कहा जाता है। लिटरल को हम वैल्यू या कांस्टेंट भी कह सकते हैं। इसका डाटा फॉर्म पहला है टेक्स्ट, फिर है नंबर, फिर है ऑडियो, फिर है वीडियो और फिर है इमेजेस। टेक्स्ट और नंबर शॉर्ट डाटा कहलाते हैं और ये सी में होते हैं। ऑडियो, वीडियो, इमेजेस ये मल्टीमीडिया डाटा है। ये उपटेक्स्ट, नंबर शॉर्ट डाटा और ये मल्टीमीडिया शॉर्ट डाटा सी में होते हैं।
ये था हमारा सी प्रोग्रामिंग बनाने के लिए या कहें सी प्रोग्राम में काम में लिए जाने वाले कुछ कंपोनेंट्स। और अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में लिटरल्स की। लिटरल्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि लिटरल्स का सी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और सी में हम इन दो का ही अध्ययन करेंगे, टेक्स्ट और नंबर, क्योंकि सी में ये हमारे दो ही काम में आते हैं। लिटरल में ये मल्टीमीडिया डाटा होते हैं और ये शॉर्ट डाटा होते हैं। टेक्स्ट और नंबर का हम विस्तार से आगे अध्ययन करेंगे। लिटरल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है भैया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार एंड जय हिंद।